बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 9। बालापुर में एक रोज निजामुल मुल्क, उसका बेटा मीर मन्नू, शहाबुद्दीन कावर्द खान और दोनों का मामू हैदर बेग सब इकट्ठे बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक शहाबुद्दीन ने निजामुल मुल्क को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अगर आप बुरा ना माने और इजाजत दें तो मैं और कावर्द खान दोनों अब दिल्ली का रुख करना चाहते हैं। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर निजामुल मुल्क ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, लगता है मेरे बेटे का दिल यहां नहीं लग रहा, दिल्ली बहुत याद आ रहा है। और फिर तुम्हारे और कावर्द खान दोनों की दिलचस्पी का भी वहां काफी सामान है, इसलिए कि तुम दोनों की निस्बत 2 राजकुमारियों से तय हो चुकी है और उन दोनों राजकुमारियों ने दिल्ली में कयाम किया हुआ है। इस बिना पर मेरे ख्याल में तुम दोनों दिल्ली जाने के लिए बेताब और बेचैन दिखाई देते हो। यह बात निजामुल मुल्क ने मुस्कुराते हुए कही थी। जवाब में शहाबुद्दीन कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरा और कावर्द खान का उनसे रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि खानदेश, बुरहानपुर और बालापुर पर कब्जा करने के बाद यहाँ बादशाहगरों की जो ताकत और कुव्वत थी उसे तो हमने मसल कर रख दिया है। आपके सामने सफदर अली ने इकरार किया था कि उसका और आलम अली का भाई दिल्ली जा चुके हैं और उनके साथ वो 3 हिंदू कातिल भी हैं जिन्होंने हमारे भाई मुश्तबा खान को कत्ल किया था। मैं चाहता हूं कि मैं और कावर्द खान दिल्ली जाएं और वहां जाकर कातिलों को तलाश करें और उनका काम तमाम करने की कोशिश करें। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब निजामुल मुल्क बड़ी शफकत से कहने लगा, शहाबुद्दीन, तुम अभी बालक और बच्चे हो, जिंदगी के तल्ख हकाइक से तुम्हारा सामना नहीं पड़ा। दिल्ली जाकर तुम उन कातिलों से कैसे इंतकाम ले सकते हो और कैसे उनसे निमट सकते हो? दिल्ली में दोनों बादशाहगर मुकीम हैं, दिल्ली की सारी कुव्वत उनके हाथ में है। वो तो तुम्हारे दादा अमीन खान की जिंदगी के दर पे हैं। उन्हें खतरा और खदशा इस बात का है कि अगर उन्होंने अमीन खान के खिलाफ हरकत में आने की कोशिश की तो कहीं मैं इधर से योरिश करते हुए उनके लिए खतरे का बाइस ना बन जाऊं। इसी बिना पर वो खामोश और चुप है। मेरे बच्चे, अगर तूने कावर्द खान के साथ दिल्ली जाकर कातिलों से इंतकाम लेने की कोशिश की तो अपने आप को तुम दोनों खतरात में डाल दोगे। अब तक दोनों बादशाहगरों तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि मैंने खानदेश, बुरहानपुर और बालापुर पर कब्जा कर लिया है और उनके 2 बेहतरीन सिपह सालार यानी सफदर अली और आलम अली दोनों को आलम बाला की तरफ भिजवा दिया है। तो तुम क्या ख्याल करते हो कि वो हमारी तरफ से मुतमईन होंगे और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करने की सोचो विचार में न डूबे होंगे? लिहाजा इन हालात में मैं तुम दोनों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास ही कयाम करो, बस चंद दिन की बात है। इसके बाद मैं अपने लश्कर के साथ यहां से निकलूंगा और दिल्ली का रुख करूंगा। फिर देखूंगा कि इन दोनों बादशाहगरों की बादशाहत दिल्ली में मजीद कितना अरसा चलती है। मेरे बच्चों, ये सब कुछ मैं तुम्हारी सलामती के लिए कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो अपना कासिद अपने चचा अमीन खान की तरफ भिजवाया था, उस कासिद के हाथ मैंने पैगाम भिजवाया था कि फिलहाल खामोशी से दिन गुजारते रहे, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन को भी ज्यादा बाहर ना निकलने दे, एहतियात बरतें, मेरे दिल्ली पहुंचने तक कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे दोनों बादशाहगर बराफरोख्ता होकर कोई गलत कदम उठाने पर तैयार हो जाएं। इस बिना पर तुम दोनों फिलहाल दिल्ली नहीं जा सकते, इसलिए कि यहां तक कहते कहते निजामुल मुल्क को रुक जाना पड़ा। उसी लम्हे एक शख्स उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ था जिस कमरे में वो सब लोग बैठे थे और आने वाला निजामुल मुल्क को मुखातिब करके कहने लगा, दिल्ली से एक कासिद आया है और आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। ये अल्फाज सुनकर निजामुल मुल्क चौंका था। फिर आने वाले उस शख्स को कहने लगा, जो कासिद यहाँ आया है उसे यही मेरे पास भेज दो। वो शख्स वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो एक नौजवान को अपने साथ लेकर आया। आने वाला वो नौजवान जब कमरे में दाखिल हुआ तो निजामुल मुल्क के अलावा सब ने अपनी जगह से उठकर उससे पुरजोश मुसाफा किया। फिर निजामुल मुल्क ने उसे अपने सामने बिठाया और उसे मुखातिब करके पूछा, मुझे बताया गया है कि तुम दिल्ली से आए हो और पैगाम लेकर आए हो। ये कहो कि किसकी तरफ से आए हो और पैगाम किसका है? आने वाले उस कासिद ने उस मौके पर बड़े गौर से निजामुल मुल्क की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मुझे हसन अली और हुसैन अली दोनों भाइयों ने आपकी तरफ रवाना किया है। कासिद शायद मजीद कुछ कहता कि निजामुल मुल्क ने फिर उसे मुखातिब किया, ये कहो क्या पैगाम लाए हो? निजामुल मुल्क का उखड़ा उखड़ा लहजा देखते हुए कासिद ने निजामुल मुल्क को एक तरह से अपनी गुफ्तगू से मरूब करने की कोशिश की,
लिहाजा वो कहने लगा, आप जानते हैं दोनों बादशाहगर इस वक्त सल्तनत दिल्ली के मालिक हैं। असल हुक्मरानी, असल बादशाहत उन दोनों के हाथ में है, जबकि मोहम्मद शाह सिर्फ आवाम के सामने एक मोहरे की हैसियत रखता है, मोहरा भी मोम का, जिसका मुंह बादशाहगर जिधर चाहे मोड़ दे। कासिद रुका, फिर पहले से भी ज्यादा अक्खड़ लहजे में कहने लगा, निजामुल मुल्क, तुम सिर्फ मालवा के हाकिम थे। मालवा की हाकमियत तक ही महदूद रहते तो बात शायद ना बढ़ती। मालवा से निकलकर तुम दक्कन की तरफ आ गए, यहाँ खुफिया तौर पर अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करते रहे और अब नर्मदा के इस पार के इलाकों पर हमलावर हुए हो। ये भी जानते हो कि ये इलाका हकीकी तौर पर हुसैन अली का इलाका है। तुमने खानदेश, बुरहानपुर और बालापुर की ईंट से ईंट बजा दी। यहाँ हुसैन अली के जो सिपे सालार और अस्करी थे उन्हें मौत के घाट उतारा। क्या तुम समझते हो कि हुसैन अली और उसका बड़ा भाई हसन अली तुम्हारी इस हरकत को बर्दाश्त करेंगे? कासिद जब खामोश हुआ तो किसी कदर गुस्से का इजहार करते हुए निजामुल मुल्क कहने लगा, ये तुम मुझे जो मालवा का हाकिम होने का ताना दे रहे हो, तो जरा अपने बादशाहगरों की तरफ भी देखो, अपने खुद के गिरेबान में भी देखो। ये बादशाहगर सिर्फ मेरठ और सहारनपुर के दरमियान आबाद थे। इन दोनों भाइयों को औरंगजेब आलमगीर के दौर में 4000 के लश्कर का सालार बनाया गया था और ये बहुत अच्छा मनसब था। और जानते हो इन्होंने क्या हरकतें की? औरंगजेब के दौर में तो ये खामोश रहे, इसलिए कि ये उसके मिजाज से वाकिफ थे। अगर गलत रविश इख्तियार करते तो वो इन्हें कुचल कर रख देता। औरंगजेब आलमगीर के बाद उसका बेटा हुक्मरान हुआ तो इन्होंने परपुर्जे निकालने शुरू किए, ऐसे काम करने शुरू किए जो नापसंदीदा थे। इस बिना पर औरंगजेब आलमगीर के बेटे बहादुर शाह ने इन दोनों को मातूब करते हुए इन्हें इनके मनसब से हटा दिया। हालांकि तुम जानते हो कि बहादुर शाह इन दोनों का हम मसलक था, इसके बावजूद भी इन दोनों के कामों की वजह से उसने इन्हें पसंद ना किया और इनके मनासिब से महरूम कर दिया। ये तो दुआएं दे, बाद में फर्रुख सियर के बाप अजीमुशान को जब उसे बिहार और बंगाल का हाकिम मुकर्रर किया गया तो उसने इन दोनों को पनाह दी और इलाहाबाद और बिहार में इन दोनों भाइयों को अपना नायब मुकर्रर कर दिया। और फिर जरा इन दोनों की रास्तबाजी, अमानतदारी और दयानतदारी का भी अंदाजा लगाना कि अजीमुशान इनका बेहतरीन मोहसिन था, जिसने इन्हें इनका छीना हुआ मनसब दिलाया और उसी अजीमुशान के बेटे फर्रुख सियर को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम्हारे कागजों में यही दयानतदारी और यही खुलूस वफादारी है? उसके बाद निजामुल मुल्क रुका, फिर उस कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, कुछ लोग जिनमें तुम भी शामिल हो और तुम्हारे लवाहिकीन और अजीजो अकारिब भी शामिल हैं, औरंगजेब आलमगीर को इस बिना पर पसंद नहीं करते हो कि वो शरीयत का सख्ती से पाबंदी करने वाला था। मेरा अपना जाती ख्याल है कि औरंगजेब वली था, इसलिए कि उसने एक मौके पर बादशाहगरों से मुतालिक कहा था कि इन लोगों की इज्जत और हुर्मत जरूर करना, मगर इन्हें सियासत और मसलकदारी में हरगिज दाखिल ना करना, मबादा के इनकी सियादत का इम्तियाज और उधर सल्तनत का इंजबात कायम रखना दुश्वार हो जाए। और तुम देखते हो औरंगजेब की औलाद ने उस नसीहत की परवाह ना की। और यह भी सुन लेना कि औरंगजेब आलमगीर की उस पेशगोई के नतीजे में इन बादशाहगरों और सलातीन मुगलिया दोनों के हक में हालात तबाहकुन साबित होंगे। मैं औरंगजेब आलमगीर के उस फरमान को औरंगजेब का कश्फो करामत ही नहीं बल्कि उसकी बसीरत का कमाल ख्याल करता हूँ। तुम मुझे कहते हो कि मैं मालवा से इधर दक्कन के इलाकों में चला आया और हुसैन अली के इलाकों पर हमलावर हो गया। तुम हसन अली और हुसैन अली की तरफ नहीं देखते, वो बिहार के हाकिम नहीं थे बल्कि उन इलाकों के नाइब हाकिम थे। मैं तो हाकिम था, वो नाइब थे। मेरे हाकिम होने के बावजूद तुम्हें एतराज है कि मैं दक्कन में क्यों आया और फिर क्यों हुसैन अली के इलाकों पर काबिज हो गया। तुम्हें इस बात पर एतराज नहीं कि वो नाइब होने के बावजूद हरकत में आए। मुगल सल्तनत के अनगिनत अफराद को उन्होंने मौत के घाट उतारा, जिसको चाहते खून में नहलाते, जिसको चाहते तख्ते ताउस पर बिठा देते। नाइब बादशाहगर बन सकते हैं तो जो मुकम्मल हाकिम था वो नर्मदा के इन इलाकों पर हमलावर नहीं हो सकता। यही तुम्हारा इंसाफ है। निजामुल मुल्क की उस गुफ्तगू से कासिद खजिल और शर्मिंदा सा हो गया था। कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अगर दोनों बादशाहगर भाइयों ने बादशाहत और हुकूमत पर कब्जा किया है तो ये उनकी जुर्रतमंदी, उनकी दलेरी और उनकी महारत और अक्लमंदी का सबूत है। निजामुल मुल्क के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर कहने लगा, भले मानस, तू कासिद है, कासिद की हदूद में रहकर ही गुफ्तगू कर। वो अपनी हदूद से निकलकर बादशाहगर बन जाए तो वो अक्लमंद कहलाएं। मैं दरियाए नर्मदा को पार करके इन इलाकों पर काबिज हूं तो मैं बेवकूफ कहलाऊं? यही तुम कहना चाहते हो? देखो, तुम कासिद हो, मैं चाहूं तो तुम्हारी गर्दन काट सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा।
इसलिए कि तुमने बहरहाल मेरा जवाब लेकर अपने बादशाहगरों के पास जाना है। अब मजीद कहो, मेरे इन इलाकों पर कब्जा करने के रद्द अमल पर वो मुझे क्या धमकी देते हैं। कासिद पहले की निस्बत कुछ धीमा पड़ गया, खौफजदा भी हो गया था, इसलिए कि निजामुल मुल्क के अतवार बदलते जा रहे थे। कहने लगा, हसन अली और हुसैन अली दोनों भाइयों ने आपकी तरफ ये पैगाम दिया है कि अगर आप अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत में इजाफा ना करें और जहां तक बढ़ आए हैं उससे आगे पेश कदमी ना करें तो वो आपको पूरे दक्कन का वाली तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप अपनी इस ताकत को जो आपने जमा कर ली है इससे दिल्ली के मामलात में दखल अंदाज नहीं होंगे। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने उस कासिद को मुखातिब करके कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही उसका बेटा मीर मन्नू बोल उठा था, सुन आने वाले कासिद, क्या दिल्ली शहर में आग भड़क रही है कि अगर हम वहां दाखिल होंगे तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। दिल्ली में अगर तुम लोग रह सकते हो तो वहां हमारा दाखिला क्यों ममनू है? दिल्ली में अगर बादशाहगर अपनी मनमानी कर सकते हैं तो हम भी हक रखते हैं कि उन मनमानियों में उनके हिस्सेदार बने। यहां तक कहने के बाद मीर मन्नू रुका, फिर पहले की निस्बत ज्यादा गजबनाकी और गुसीली आवाज में कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, सुन ए कासिद, वापस जाकर दोनों बादशाहगरों से कहना कि बादशाहत तुम्हारी जागीर नहीं है। अगर रास्तबाजी से काम करोगे तो तुम्हारा साथ देंगे, बददियानती की राह इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हारी राह में ऐसे कांटे, ऐसे खार आएंगे जिनसे उनका दामन ही नहीं जिस्म की जिल्द भी उलझ कर रह जाएगी। मेरा नाम मोइनुल मुल्क है, मैं मोहतरम निजामुल मुल्क का बेटा हूं, लोग अमूमन मुझे मीर मन्नू कहते हैं। वापस जाकर अपने बादशाहगरों से कहना कि मीर मन्नू धमकी आमेज अंदाज में कहता था कि अगर दिल्ली में हमारे बाप के चचा और मौजूदा वजीर अमीन खान को कोई नुकसान पहुंचाया, बादशाहगरों ने उसे उसके मनसब से अलहदा करने की कोशिश की या उसके अहले खाना में से पहले की तरह उनमें से किसी फर्द को नुकसान पहुंचाया तो फिर दोनों बादशाहगर हमारे दिल्ली आने से पहले पहले खुद अपने हाथों से अपनी कब्रें खोद रखें। कासिद चौंक सा पड़ा था, निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपके बेटे ने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है, क्या आप इसके जज्बात की हिमायत करते हैं? निजामुल मुल्क बोला और कहने लगा, मेरे बेटे ने मेरी ही जबान बोली है। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तो खोलते हुए लहजे में इस बार हैदर बेग बोल उठा, सुन कासिद, वापस जाकर बादशाहगरों को यह भी पैगाम देना कि मैं हैदर बेग, शहाबुद्दीन और कावर्द खान का मामू हूं। अगर उन दोनों ने हमारे इन इलाकों पर कब्जा करने के बाद इन इलाकों पर लश्कर कशी करने की कोशिश की या किसी दूसरी इंतकामी कार्रवाई का मुजाहरा किया तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बादशाहगरों को मौत के घाट उतारूंगा। मीर मन्नू और हैदर बेग की उस गुफ्तगू से वो कासिद एक तरह से उलझ कर रह गया, अजीब सी पशेमानी का इजहार करते हुए कहने लगा, निजामुल मुल्क, आखिर में यहां से वापस जाने के बाद आपका क्या पैगाम उन तक पहुंचाऊं? निजामुल मुल्क ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरी तरफ से सबसे पहले तो उन्हें यह कहना कि उन्होंने जो मुझे पेशकश की है, अगर मैं उनका मती और फर्मा बरदार बनकर रहूं, दिल्ली का रुख ना करूं, तो वह मुझे दक्कन का हाकिम तस्लीम करते हैं। मैं उस पेशकश को मुस्तरद करता हूं। मेरी तरफ से दूसरी बात उनसे यह जाकर कहना कि मैं दिल्ली का रुख करूंगा, वो भी दिल्ली में ही रहे। अगर वो लश्कर के जरिए टकराकर फैसला करना चाहेंगे तो वो भी मुझे मंजूर होगा। अगर वो गुफ्तो शोनीत करना चाहेंगे तो चंद मुअज़्ज़ज़ीन को एक जगह बिठा दिया जाएगा। मैं और वो दोनों भाई भी मुजरिमों की तरह उन मुअज़्ज़ज़ीन के सामने खड़े हो जाएंगे। सबके करतूत और जराइम उन लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे और जो भी सजा वो लोग तजवीज करें उसे तस्लीम करना होगा। बस इसके अलावा उन दोनों भाइयों के लिए मेरे पास कोई पैगाम नहीं। अब ना ही मैं तुमसे मजीद गुफ्तगू करना चाहता हूं, तुम जा सकते हो। कासिद मायूसाना से अंदाज में वहां से उठ खड़ा हुआ और वापस चला गया था। वही कासिद जो निजामुल मुल्क की तरफ गया था, एक रोज हुसैन अली और हसन अली दोनों भाइयों की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त दोनों भाई इकट्ठे बैठे किसी इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू भी राजदाराना अंदाज में हो रही थी। कासिद जब उनके सामने आया तो उन्होंने उस मौजू पर गुफ्तगू बंद कर दी। कासिद को देखकर दोनों बेपनाह खुशी का इजहार करने लगे। हाथ के इशारे से उसे अपने करीब बैठने के लिए कहा। जब वो उनके सामने बैठ गया तब बड़ा भाई हसन अली उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, अब बता, तू दक्कन से हमारे लिए निजामुल मुल्क का क्या पैगाम लाया है? क्या उसने हमारी उस पेशकश को कबूल कर लिया है कि वो दक्कन का हाकिम रहेगा और दिल्ली की तरफ नहीं आएगा, ना दिल्ली के मामले में दखल अंदाजी करेगा? जवाब में उस कासिद ने गला साफ किया। उसके बाद जिस कदर उसकी गुफ्तगू निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और हैदर बेग के साथ हुई थी वो उसने तफसील के साथ कह दी थी। कासिद जब अपनी बात खत्म कर चुका
तब कुछ देर सोचने के बाद हसन अली उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम जाओ, जाकर आराम करो, हमें अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम्हें तलब कर लेंगे। उसके साथ ही वो कासिद वहां से उठकर चला गया था। उसके जाने के बाद थोड़ी देर तक दोनों भाई चुप चुप खामोशी से बैठे रहे, यहां तक कि उस खामोशी को छोटे भाई हुसैन अली ने तोड़ा और हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, भाई, जो पैगाम निजामुल मुल्क ने हमारे लिए भिजवाया है वो हमारे लिए कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके अलावा मीर मन्नू ने जो पैगाम भेजा है, क्या वो हम लोगों के शायाने शान है? और फिर मीर मन्नू तो एक तरफ, जरा हैदर बेग को देखो, वो हमारे कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा है। इस वक्त मेरे जहन में एक ही बात आई है कि अभी इसी वक्त उठें और अपने मुसल्ला जवानों को साथ लेकर कसर का रुख करें, इसलिए कि इस वक्त अमीन खान कसर में मोहम्मद शाह के पास है। पहले तो कोशिश करेंगे कि अमीन खान को कत्ल कर दे और उसकी जगह इनायतुल्लाह खान काश्मीरी को वजीर बना दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो शख्स हमारे इशारों पर चलेगा, और अगर अमीन खान को कत्ल करने के सिलसिले में मोहम्मद शाह कोई मुजाहमत करे तो उसे भी रास्ते से हटा देना चाहिए। हुसैन अली जब खामोश हुआ तो हसन अली ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर आग की तरह भड़कते हुए लहजे में कहने लगा, तुम पागल हो गए हो, सठिया गए हो? क्या अमीन खान के मरने से वो आग बुझ जाएगी जो दक्कन में हमारे खिलाफ भड़क उठी है? तुम्हारे फैसले हमेशा पागलपन पर मुश्तमिल होते हैं। देखो, निजामुल मुल्क एक ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है। अगर तुम अमीन खान को कत्ल करवा दोगे तो अमीन खान निजामुल मुल्क का चच्चा है। क्या भतीजा अपने चच्चा का इंतकाम लेने के लिए दहली पर चढ़ नहीं दौड़ेगा? और तुम ये भी जानते हो कि निजामुल मुल्क का बेटा मीर मन्नू कमाल का इंसान है। हमारे पास तेगजनी शमशीरबाजी में कोई भी शख्स मीर मन्नू का मुकाबला नहीं कर सकता। जरा अपने हिमायतियों और अपने साथियों पर निगाह दौड़ाओ, क्या तेगजनी में कोई मीर मन्नू का मुकाबला कर सकता है? मीर मन्नू को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो नौजवान है जो भड़कती हुई आग में भी कूद पड़ने की जुर्रत रखता है। लिहाजा ऐसे लोगों से किसी तरीके, किसी सलीके के साथ निमटना होगा। मेरे भाई, इन हालात से निमटने का वाहिद तरीका यह है कि फिलहाल हम मोहम्मद शाह और अमीन खान दोनों से ताल्लुकात अच्छे रखें, उनके सामने बिछते रहें, उन्हें शक न होने दें कि उन दोनों के खिलाफ हमारी नफरत, हमारा क्रोध, इंतकामी जज्बा अपने अरूज को पहुंच चुका है। सबसे पहले हमें निजामुल मुल्क को रोकना होगा कि वो दक्कन से निकलकर दहली का रुख ना करे, और ये काम हमें बहुत जल्द करना होगा। हुसैन अली, अगर हमने जवाबी कदम उठाने में ताखीर से काम लिया तो याद रखना निजामुल मुल्क दहली की तरफ पेशकदमी शुरू कर देगा, और अगर वो दहली की तरफ आता है और दहली के नवाह में अपने लश्कर के साथ पहुंच जाता है तो जानते हो उसके कैसे भयानक नताइज सामने आएंगे। हुसैन अली गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, क्या भयानक नताइज सामने आएंगे? क्या वो कोई दरिंदा है जो हमें चीर फाड़ खाएगा और हम उसके सामने बिल्कुल बेबस होकर पड़े रहेंगे? अगर वो लश्कर लेकर आता है तो क्या हमारे पास लश्कर नहीं है? क्या हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते? और मुकाबला भी ऐसा करेंगे कि उसको भागने का रास्ता तक दिखाई नहीं देगा। हसन अली फिर बड़ी बेजारी से कहने लगा, फिर वही पागलपन के फैसले, पहले मामले की तह तक सोचो। निजामुल मुल्क अगर दहली पहुंच जाता है तो जो नताइज हमारे सामने आएंगे उन पर गौर करो। हुसैन अली, निजामुल मुल्क अगर बगैर किसी रोक टोक के दहली पहुंच जाता है तो उसके दो भयानक नताइज हमारे सामने आएंगे। अगर हम उसकी राह नहीं रोकते और वो दहली पहुंच जाता है तो लोगों के जहनों में ये बात बैठ जाएगी कि हम बुज़दिल और कमजोर हैं। हमने निजामुल मुल्क की उस वक्त राह नहीं रोकी जिस वक्त वो दक्कन से दहली की तरफ रवाना हुआ था। दूसरी बड़ी तबाही जो हमारे सरों पर उमड़ आएगी वो ये है कि अगर निजामुल मुल्क अपने लश्कर के साथ दहली पहुंच जाता है तो बहुत से लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। इस वक्त बहुत सी कुव्वतें हमारे मजालिम, हमारी सख्ती, हमारी कत्लो गारतगरी की वजह से हमारे सामने दबी हुई हैं। कोई हमारे खिलाफ बगावत नहीं करता, सरकशी का इजहार नहीं करता। हर कोई हमसे खौफजदा होकर हमारी इताअत और फर्मा बरदारी इख्तियार करता है। लेकिन निजामुल मुल्क अगर दहली बगैर मुजाहमत के पहुंच गया तो मैं पहले से तुम्हें बताता हूं कि बहुत से लोग जो हमसे तंग और नाला हैं वो फौरन निजामुल मुल्क का साथ देने पर तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसी वक्त मेरी और तुम्हारी और हमारे लवाहिकीन और अजीजो अकारिब की बदबख्ती की इब्तदा हो जाएगी। हुसैन अली, निजामुल मुल्क और मीर मन्नू की वजह से यहाँ हालात अबतर और खराब होने का अंदेशा है, और उन हालात पर गहरी निगाह रखते हुए सूरत हाल को अपने हक में रखना होगा। तुम जानते हो बुरहानपुर में सफदर अली की कमानदारी में हमारा बहुत बड़ा लश्कर था। उस लश्कर जैसा मजीद एक लश्कर बालापुर में आलम खान के पास था, और फिर खानदेश में भी हमारी अच्छी खासी ताकत और कुव्वत थी।
अगर निजामुल मुल्क ने खानदेश, बुरहानपुर, बालापुर पर हमलावर होकर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब है उसकी ताकत और कुव्वत में बेपनाह इजाफा हुआ है। और तुम ये भी जानते हो कि अमीन खान के दो पोते शहाबुद्दीन और कावर्द खान भी वहां पहुंचे हुए हैं। जैसा कि पहले कासिद के जरिए हमें खबर मिली थी कि शहाबुद्दीन ने सफदर अली को जिंदा पकड़ लिया था और सफदर अली से उन्होंने ये जान लिया था कि सफदर अली और आलम अली के भाइयों के अलावा वो 3 हिंदू जिनके जरिए हमने मुश्तबा खान का खात्मा करवाया था, उन्होंने दिल्ली में कयाम किया हुआ है। हुसैन अली, मेरे पास से तुम उठकर जाओ तो सबसे पहला काम यह करना कि उन 5 को मेरी तरफ से हुक्म जारी करो कि फिलफौर दिल्ली से निकलकर जोधपुर चले जाएं। पहले वहां गुमनाम हैसियत में किसी सराय में कयाम कर लें और अगर वहां उनके लिए खतरा हुआ तो मैं जोधपुर के राजा अजीत सिंह से कहकर उनके तहफ्फुज का सामान कर लूंगा, इसलिए कि अजीत सिंह कम अज कम हमारे साथ है और हमारा साथी रहेगा। हसन अली के खामोश होने पर एहतजाजी से अंदाज में हुसैन अली कहने लगा, भाई कम अज कम मैं तुम्हारे इस फैसले को माकूल ख्याल नहीं करता। अगर हम सफदर अली और आलम अली के भाइयों और 3 हिंदुओं को जोधपुर की तरफ रवाना करते हैं तो क्या वो वहां महफूज रहेंगे? शायद आपके जहन से ये बात निकल चुकी है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह की बड़ी बेटी, जो कभी फर्रुख सियर की बीवी थी और अब बेवा है, गोहर आरा के नाम से वो दिल्ली ही में कयाम किए हुए हैं और वो भी अमीन खान के हमसाए में है। इसके अलावा शहर के अंदर ये खबरें गश्त कर चुकी हैं कि गोहर आरा का रिश्ता अमीन खान के पोते इबादुद्दीन से और गोहर आरा की छोटी बहन राजकुमारी पार्वती देवी का रिश्ता अमीन खान के दूसरे पोते शहाबुद्दीन के साथ तय हो चुका है और यह रिश्ता पक्का हो चुका है, इसलिए कि इस रिश्ते की तौसीक हो चुकी है। अजीत सिंह के अलावा उसकी पत्नी बिशन देवी ने भी इस फैसले को आखिरी करार दे दिया है। यहां तक कहने के बाद हुसैन अली जब खामोश हुआ तब हसन अली ने तंजिया से अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुमने बात अधूरी की है। अभी बनारस का राजा मनसाराम रहता है, उसकी राजकुमारी की शादी अमीन खान के पोते कावर्द खान के साथ तय हो चुकी है। इस तरह बज़ाहिर यही दिखाई देता है कि इन रिश्तों की वजह से बनारस और जोधपुर के दोनों राजे अमीन खान की तरफदारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं अनकरीब अजीत सिंह से राब्ता कायम करने वाला हूं। उसके बाद तुम देखोगे कि अजीत सिंह अपनी दोनों बेटियों गोहर आरा और राजकुमारी पार्वती के अमीन खान के पोतों के साथ रिश्तों को खत्म कर देगा और ऐसा ही बनारस का राजा मनसाराम भी करेगा। लिहाजा अगर हमारे 5 आदमी जोधपुर जाते हैं और गुमनामी की जिंदगी बसर करते हुए उनके लिए खतरात उठते हैं तो अजीत सिंह हर सूरत में उन्हें हमारे कहने पर तहफ्फुज फराहम करेगा। हसन अली के खामोश होने पर हुसैन अली ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, भाई मेरे पास एक तजवीज है, अगर आप उसे भी मेरा पागलपन ना कहें तो कहूं। हसन अली मुस्कुरा दिया, कहो तुम क्या कहना चाहते हो, और अगर अच्छी तजवीज हुई तो उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक बात सुन लो। अब तक तो हम जिमनी मामलात पर गुफ्तगू करते रहे हैं, अब निजामुल मुल्क की तरफ आते हैं। निजामुल मुल्क काफी ताकत और कुव्वत पकड़ चुका है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि उसे दिल्ली से दूर रोकना होगा, उसे दिल्ली नहीं पहुंचना होगा। अगर वो दिल्ली पहुंच गया तो फिर यह समझना तेरी मेरी खैर नहीं है। अब उसे दूर रोकने के लिए तुम खुद एक खासा बड़ा लश्कर लेकर दक्कन की तरफ रवाना होगे। पहले सुलह सफाई से काम लेते हुए कोशिश करोगे कि निजामुल मुल्क दिल्ली की तरफ पेशकदमी ना करे, दक्कन में मुकीम होने पर आमादा हो जाए। अगर वो अपनी आमादगी जाहिर कर दे तो उसके नाम दक्कन की हुकूमत का परवाना लिख कर दे देना। इस तरह निजामुल मुल्क के यहाँ ना आने की वजह से हम अपनी मनमानी कार्रवाइयां जारी रख सकते हैं। अगर निजामुल मुल्क यहाँ पहुंच गया तो उसका और हमारा टकराव शुरू हो गया तो याद रखना, निजामुल मुल्क तो निजामुल मुल्क, उसके बेटों में से मीर मन्नू और ये अमीन खान के पोते तो एक तूफान खड़ा कर देंगे। लिहाजा 2-1 रोज तक तुम एक जर्रार लश्कर तैयार करके दक्कन की तरफ रवाना हो जाओ। हसन अली रुका, कुछ सोचा, फिर हुसैन अली की तरफ देखते हुए कहने लगा, हुसैन अली, जो मैंने कहना था वो कह दिया, अब जो तुम तजवीज पेश करना चाहते हो कहो। हुसैन अली हल्की हल्की मुस्कुराहट में बोल उठा, आपने मेरी आधी तदबीर तो खुद ही बयान कर दी है कि मुझे एक लश्कर लेकर दक्कन की तरफ रवाना हो जाना चाहिए, और जो तजवीज मैं पेश करना चाहता हूं वो ये है कि जो लश्कर मेरे साथ दक्कन रवाना होगा उसमें मोहम्मद शाह को शामिल रखा जाएगा, इसलिए कि दक्कन जाने वाले लश्कर को जब ये एहसास होगा कि उनके अंदर मुगल शहनशाह बजाते खुद मौजूद है तो उनके हौसले वलवले अपने अरूज पर पहुंच जाएंगे, और मुझे उम्मीद है ऐसी सूरत में हमारी फतह और कामयाबी यकीनी हो जाएगी। पर भाई, इसमें मुझे एक कबाहत भी दिखाई देती है, कहीं मेरे और मोहम्मद शाह के जाने के बाद अमीन खान आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना कर बैठे। जवाब में तंजिया से अंदाज में हसन अली ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा,
क्या मुहम्मल किस्म की बातें कर रहे हो? अमीन खान के पास कौन सी अस्करी ताकत है जिसे हरकत में लाकर वो मेरे खिलाफ कोई मार्का सर करने की कोशिश करेगा? यहाँ जो थोड़े बहुत भी मुहाफिज होंगे वो मेरी गिरफ्त में होंगे। इसके अलावा जब तक तुम और मोहम्मद शाह इस मुहिम से फातेह की हैसियत से लौट कर नहीं आते, उस वक्त तक मैं अमीन खान से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार रखूंगा। किसी बात में उसकी मुखालफत नहीं करूंगा। जो भी वो फैसला करेगा उसके लिए मेरा जवाब हाँ हुआ करेगा। इस तरह अमीन खान कोई नया मसला खड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा। जहां तक मोहम्मद शाह का ताल्लुक है तो मैं अभी तुम्हारे पास से उठकर मोहम्मद शाह की तरफ जाता हूं और उसे इस बात पर आमादा करता हूं कि निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए मेरा भाई हुसैन अली एक लश्कर लेकर दक्कन का रुख करना चाहता है और उस लश्कर में तुम भी शामिल होगे। तुम जानते हो मोहम्मद शाह मेरी बात टाल नहीं सकेगा, टालेगा तो उसकी रूह टल कर रह जाएगी। उसके साथ ही अपनी जगह से उठते हुए हसन अली फैसला कुन अंदाज में कहने लगा, अब तुम लश्कर की तैयारी के लिए मुस्तकर की तरफ चले जाओ। मैं सीधा कसर का रुख करता हूँ और इस सिलसिले में मोहम्मद शाह से बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ 1-2 रोज तक तुम लश्कर लेकर दक्कन की तरफ रवाना हो जाओ। दोनों भाई वहां से निकलने लगे थे कि उनका एक आदमी भागा भागा आया। उसे इस तरह भागते देखकर दोनों परेशान हो गए थे। जब वो करीब आया तो हसन अली ने डांटने के अंदाज में उसे मुखातिब किया, क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? कोई जलजला आ गया है या कोई तूफान उठ खड़ा हुआ है? आने वाला अपनी सांस दुरुस्त करके कहने लगा, मैं आप दोनों भाइयों के लिए एक इंतहाई अहम खबर लेकर आया हूं। शहर के हर दरवाजे पर जो हमारे कुछ मुखबिर हर वक्त काम करते रहते हैं, उनका कहना है कि गुज़िश्ता शब शहर पनाह के फाटक बंद होने से पहले कुछ मुसल्ला आदमी शहर में दाखिल हुए थे। बज़ाहिर वो सौदागरों के भेस में थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सौदागर नहीं कुछ और थे। इसलिए कि जब उन्हें शहर में तलाश किया गया तो उनका कहीं पता ना चला, वो कहीं रूपोश हो चुके हैं। उस मौके पर हुसैन अली ने हसन अली की तरफ देखा और कहने लगा, ये क्या नई मुसीबत उठ खड़ी हुई है? हुसैन अली के उस सवाल के जवाब में हसन अली ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, इसमें परेशान और फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? गिनती के चंद आदमी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर वो सौदागर नहीं मुसल्ला है तो फिर उन्हें निजामुल मुल्क और मीर मन्नू ने भेजा होगा। ऐसा उन्होंने अमीन खान की हिफाजत और सलामती के लिए किया होगा। ये लोग शहर के अंदर कहीं रूपोश हो गए होंगे। उनसे हमें कोई खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। वो अमीन खान की हिफाजत का फर्ज तो अदा कर सकते हैं, हमारे लिए नुकसान का बाइस नहीं बन सकते। हुसैन अली, तुम जाओ, अपने काम की इब्तिदा करो, मैं कसर की तरफ जाता हूं। उसके साथ ही दोनों भाई वहां से हट गए थे।